हेलो स्टूडेंट्स। जो 8वीं क्लास बोर्ड परीक्षा है उसके जो सैंपल पेपर हैं उनको हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो उसी कड़ी में एक नया पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं, पेपर नंबर 5। तो ये 5वां पेपर है। इसके अलावा अन्य 4 पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही जो गणित और इंग्लिश का पेपर भी हमने डाला है, जो पेपर हमने सोल्व कराए हैं वो हमने अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी उपलब्ध करवा दिए हैं और वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कक्षा 8 है बोर्ड परीक्षा सैंपल पेपर कंप्लीट पैटर्न के ऊपर आधारित। उसमें विज्ञान का पेपर हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सारे नियम वही हैं, परीक्षा के निर्देश भी वही हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं बिना टाइम जाया किए। खंड ए का पहला प्रश्न है हमारे पास, पॉलीकिट किन पदार्थों का मिश्रण है? तो ये पॉलीकोट होना चाहिए था, POLY। पॉली का मतलब है पॉलीएस्टर और कोट का मतलब है कपास। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा दूसरा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो देखो, युग्मनज जो होता है वो स्पर्म और ओवम दोनों के मिक्सिंग से बनता है। तो यहाँ पर जो केंद्रक पाए जाएंगे वहाँ पर 2 पाए जाएंगे। द्विकेंद्रक की ये संरचना होगी, जाइगोट इसको हम बोलेंगे। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, वो कौन से जानवर में अपना जो संक्रमण है, कौन से जानवर की सहायता लेता है अपना संक्रमण फैलाने में? जो रक्त भी चूसता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, नंबर 1 मादा एनाफिलीज है। छात्रों, यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि ये मादा है, नर नहीं है। नर एनाफिलीज नहीं फैलाता, केवल मादा फैलाती है। उसके बाद में निम्न में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध है, शनि है, पृथ्वी है। एक सीरियस जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ये सही हो जाएगा 1 का। उसके बाद वाला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधागर गैस नहीं है? जो ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं हम, तो उसमें जिक्र आता है कार्बन डाइऑक्साइड का भी आता है, SO2 का भी आता है और मीथेन का भी आता है। तो केवल नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं फैलाती। तो यहाँ ऑप्शन हमारा द सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो स्कर्वी बीमारी किसकी कमी से होती है? तो यहाँ देखिए, स्कर्वी की हम बात करें, एक ट्रिक बताते हैं छोटी सी, स्कर्वी। तो यहाँ इसको थोड़ा सा ऐसे बोलेंगे स्कर्वी। तो यहाँ सी का जो है वो थोड़ा सा हमको पहचान मिल जाएगी और विटामिन सी यहाँ ये सही ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे मौसमी है, नींबू है, ये सारे के सारे विटामिन सी के स्रोत हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो यहाँ बिल्कुल 37 डिग्री सेंटीग्रेड स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान है वो यहाँ है। फ़ारेनहाइट में नहीं पूछा है, फ़ारेनहाइट में 98 पॉइंट कुछ होता है फ़ारेनहाइट में, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए, आयोडीन की कमी से है वो घेंगा नामक रोग होता है। और यहाँ घेंगा ऑप्शन में दिया नहीं है। घेंगे का जो इंग्लिश नाम है गोइटर, घेंगे को अंग्रेजी में कहते हैं गोइटर, तो वो दिया है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, अंग्रेजी भी साथ में, ये ऑप्शन आपका सही होने वाला है। यहाँ उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय होता है वो क्या कहलाता है? तो वो समय यहाँ पर कहलाएगा
आवर्तकाल, आवर्तकाल, आवर्तकाल को टी से लिखते हैं। उसके बाद में प्रबलता कंपन के आयाम से, आयाम, आयाम से निर्धारित की जाती है। आवर्ती का मात्रक है वो होता है अपना हर्ट्ज। तो ये तीनों प्रश्न हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, दो दो नंबर के हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद वाला जो प्रश्न है हमारा, सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण करना है। छोटे से शब्दों में बताना है कि सूक्ष्मजीवों के द्वारा कौन कौन से हानिकारक प्रभाव यहाँ होते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हम जो बुक है हमारी कक्षा 8 की, वहाँ हानिकारक सूक्ष्मजीव, उसके ऊपर देखते हैं। तो सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य और जंतुओं द्वारा में भी रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे सूक्ष्मजीवों को हम क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। रोगाणु, ये शब्द याद रखिएगा। उसके बाद में कुछ सूक्ष्मजीव है तो वो रोगवाहक का कार्य करते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम का जो वाहक है वो हो जाएगा हमारा एनाफिलीज। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं वो संचरणीय रोग कहलाते हैं, और जो नहीं फैलते हैं वो असंचरणीय रोग कहलाते हैं। तो संचरणीय रोगों का यहाँ उदाहरण हो जाएगा हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स है, और जुखाम भी यहाँ संचरणीय रोग है। अभी जो कोविड-19 चला था वो भी संचरणीय रोग था, क्योंकि उसके जो लक्षण हैं वो जुखाम से मिलते जुलते थे। उसमें भी व्यक्ति को जुखाम लगता था, इसलिए वायरल जो डिजीज है नॉर्मली वो इस कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है, ये 2-3 आप लिख दोगे तो ये आपके नंबर कंप्लीट यहाँ मिल जाएंगे। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो प्रतिजैविक को हम इंग्लिश में कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को लेते समय कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखने चाहिए हमको? ये आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो सूक्ष्मजीवों का उपयोग है वो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बनाने में भी किया जाता है। ये बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्मजीव हैं उनको नष्ट कर देती है। ये चीज़ आप यहाँ ध्यान में रखेंगे। सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने में एंटीबायोटिक काम में आती है, प्रतिजैविक कहलाती है। उसके बाद में उदाहरण है इनके, तो उदाहरण स्ट्रेप्टोमाइसिन लिख देना, टेट्रासाइक्लिन लिख देना, एजिथ्रोमाइसिन भी लिख सकते हो। तो ये 3 उदाहरण हैं एंटीबायोटिक के। उसके बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं, इनका भी आप जिक्र कर सकते हो, जिन्होंने पेनिसिलिन नामक दवा है वो बनाई थी फंजाई से, फफूंद से। तो इनका भी आप जिक्र कर सकते हो। अगला जो प्रश्न है, राणा गर्मियों में कमीज खरीदना चाहता है तो उसे सूती कमीज लेनी चाहिए या संश्लेषित? तो यहाँ पर हमको राणा को सजेस्ट करना होगा कि उसको सूती कमीज लेनी चाहिए। कारण, क्योंकि जो सूती वस्त्र हैं वो एक तो पसीना सोखते हैं, दूसरी बात जो हीट है उसको मेंटेन रखने में मदद करते हैं, जिससे हमको गर्मी कम लगती है। तो यहाँ पर ये जो कारण है ये बेसिक हो जाएगा। इसके विपरीत आप जो रेशमी कपड़े हैं उनकी आप यहाँ कमियाँ बता सकते हो
कि रेशमी कपड़े शरीर से चिपकते हैं, आग पकड़ सकते हैं, और गर्मियों में तो विशेष रूप से उनमें हवा पास नहीं होती। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, आपके नंबर यहाँ श्योर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो इस कथन के ऊपर आप सलाह दे सकते हैं कि जहाँ तक प्लास्टिक का उपयोग है वो कम करें। यहाँ पर एक सिद्धांत है हमारा 3R सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं। यहाँ पहले R का मतलब है रिड्यूस, उसके बाद में दूसरे R का मतलब है रीयूज, तीसरे R का मतलब है यहाँ रिसाइकिल। तो इसका मतलब कम से कम उपयोग कीजिए, यदि उपयोग में आने वाली है तो उसको दोबारा उपयोग कीजिए, और यदि नहीं उपयोग में आने वाली है तो उसका रिसाइकिल कर दीजिए, जिससे कि अन्य पदार्थ उपयोग में लेने लायक बन जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको यहाँ लिख देनी है, 3R सिद्धांत का हमको यहाँ जिक्र कर देना है। अगला प्रश्न है, आप अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा दी जाने वाली क्रियाओं की सूची बनाइए। तो देखिए, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा वाइड है, विस्तृत है। तो इसमें हम वो सारी की सारी चीज़ें करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो हमको अपने घर के बाहर एक गार्डन बनाना है, तो गार्डन बनाने में हम कौन कौन सी चीज़ें करेंगे? मिट्टी का चयन करेंगे, और जो खनिज है उनकी मात्रा कंप्लीट है कि नहीं है वो चयन करेंगे। ये सारे के सारे। दूसरी बात, पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन में जो वन हैं उनको बचाने का प्रयास करेंगे। वृक्षारोपण की हम यहाँ बात कर लेंगे। वृक्षारोपण किस प्रकार से करें, वृक्षारोपण से फ़ायदे क्या हैं, इनकी हम यहाँ बात कर लेंगे। तो ये सारे के सारे फ़ायदे आप यहाँ इस प्रश्न में मेंशन कर दोगे तो आपके नंबर यहाँ मिल जाएंगे। अगला जो प्रश्न है 17 का, कि खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? स्पाइक्स वाले जूते क्यों पहनते हैं खिलाड़ी? तो यहाँ पर सीधा और सीधा एक ही कारण है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो, जैसे मान लेते हैं फुटबॉल का खिलाड़ी है, तो फुटबॉल का खिलाड़ी यहाँ जब मैदान में दौड़ेगा तो जो दूब घास होती है उस पर फिसलने का डर रहेगा, इसलिए जो घर्षण है वो कम हो जाएगा। इसलिए घर्षण को बढ़ाने के लिए उनको कीलदार जूते पहनने पड़ते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो कील है वो ज़मीन में चुभ जाती है और उसको चलने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न यहाँ हमारे पास है, घर्षण शत्रु और मित्र दोनों ही है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। अभी हमने जो 3R सिद्धांत की बात करी थी, लेकिन 3R सिद्धांत के अलावा 4R सिद्धांत और है, जिसके लिए जो नागरिक है वो उत्तरदायी है। 4R सिद्धांत में जो पहला R है उसका मतलब है रिड्यूस, दूसरा R है उसका मतलब है रीयूज, तीसरा जो R है उसका मतलब है रिसाइकिल। ये 3R सिद्धांत में हमने पढ़ लिया है। लेकिन चौथा जो है वो है रिकवर। तो रिकवर में हमको जो पुनः प्राप्ति की वस्तुएं हैं वो शामिल करनी होती है। तो यहाँ प्लास्टिक का हमको कम से कम उपयोग करना चाहिए। ये है, आप थोड़ा देख लेना जिससे कि आपको याद हो जाए। अब जो प्रश्न है हमारा, घर्षण हानिकारक और लाभदायक दोनों ही है। तो घर्षण बढ़ने से भी समस्या हो सकती है और घर्षण कम होने से भी समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि घर्षण कम कैसे करेंगे। तो घर्षण कम करने के लिए देखो, कैरम बोर्ड के ऊपर हम जो पाउडर होता है वो डालते हैं, जिससे गिट्टी आराम से सरकती है। और घर्षण को कम करने के लिए हम जो स्नेहक है उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्नेहक क्या प्रभाव करता है। तो स्नेहक है वो जो अनियमितता होती है उसके ऊपर अपनी एक परत बना लेता है,
जिससे कि घर्षण बल कम प्रभावी होता है। उसके बाद में हम बात कर लेंगे जो टायर होते हैं, जूते होते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, जो टायर होते हैं उनकी धारियाँ बनी होती है जिससे कि ब्रेक आराम से लगे। और जूते होते हैं जो अभी हमने बताए थे खिलाड़ियों के लिए, उनके नीचे कील होती है, तो वो भी घर्षण बढ़ाने के लिए काम आते हैं। यहाँ पर जो घर्षण बढ़ाया जाएगा वो लाभदायक होगा, यहाँ जो घर्षण बढ़ा कम किया जाएगा वो लाभदायक होगा। तो देखिए घर्षण बढ़ने और घटने के दोनों के यहाँ प्रयोग अलग अलग हैं। उसके बाद में एक नॉर्मल सी बात हम कर लेते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड है हमारा, ब्लैक बोर्ड के ऊपर यदि हम घर्षण पर्याप्त मात्रा में नहीं रखेंगे तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा नहीं जाएगा, और यदि लिखा नहीं जाएगा तो हम जो हमारी अध्ययन अध्यापन की जो क्रिया है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ भी घर्षण के उदाहरण हम ले सकते हैं। पहिए है वो घर्षण को कम कर देते हैं, जो लोटने घर्षण है वो क्रिएट कर देते हैं। इसलिए जो ट्रॉली बैग है आजकल चल रहे हैं वो ले जाना सुविधाजनक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। देखो पेट्रोल निर्माण का जो प्रक्रम है ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है परीक्षा में, इसलिए आप उसको ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो पेट्रोलियम है वो बनता कैसे है। तो जो पेट्रोलियम है, समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं वो मर जाते हैं और उच्च ताप और उच्च दाब के कारण जो कंडीशन क्रिएट होती है उसमें पेट्रोलियम का निर्माण हो जाता है। तो विश्व का पहला तेल का कुआं पेलिसवेनिया में अमेरिका में खोदा गया था। तो ये डिटेल आप देख लीजिए। अब उसके बाद में पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे किया जाएगा। परिष्करण के लिए एक विशेष प्रकार की विधि काम में ली जाएगी जिसका नाम हम आपको बता रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ प्रभाजी आसवन। इसका नाम है प्रभाजी आसवन। देखिए ये जो विधि है वो मुख्य रूप से डिपेंड होती है किसके ऊपर, जो हमारा तापमान होता है, गलनांक होता है, उसके ऊपर ये डिपेंड होती है। तापमान के आधार पे अलग अलग जो पदार्थ है उनको पृथक्कृत किया जाता है। तो यहाँ देखिए पेट्रोलियम गहरे रंग का तेली द्रव्य होता है, इसकी गंध है वो अप्रिय होती है, अच्छी नहीं होती। यह विभिन्न संगठकों, संगठक का मतलब है ये किस किस से मिलकर बना होता है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम का जो ऊपर का हिस्सा है वो गैसीय होता है। उसके बाद में पेट्रोल, डीजल, स्नैक तेल, पैराफिन, मोम, ये सारे के सारे इसमें मिले हुए होते हैं। ये पेट्रोलियम कुआं आप देख सकते हैं। पेट्रोलियम परिष्करणी, जो पेट्रोलियम के शोधन में मशीनें काम में ली जाती है वो यहाँ दिखा रखी है। उसके बाद में पेट्रोलियम का जो काम है, किस किस में क्या क्या काम आता है पेट्रोलियम और उसके संगठक, वो यहाँ दर्शाए गए हैं। तो ये सारे के सारे जो संगठक हैं ये पेट्रोलियम में मिले रहते हैं और इनका अलग अलग तापमान पे अलग अलग तरीके से परिष्करण किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ है, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाइए जिससे आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कार्य हैं वो मैं आपको बोल के बताता हूँ कि कागज़ को बचाना एक तरीके से जो वृक्षारोपण है उनको बढ़ावा देना। जैसे ही हम कागज़ कम काम में लेंगे उधर से कागज़ की जो खपत है वृक्षों की वो कम हो जाएगी। इसलिए हमको जहाँ पर आवश्यक है वहीं कागज़
इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल जो डिजिटल स्टडी चल रही है उससे भी कागज़ का कुछ हद तक बचाव हुआ है। जैसे आप वीडियोस देख रहे हैं अपने मोबाइल पे, तो चाहे तो आप नोट बना सकते हैं या फिर अपने दिमाग में याद भी कर सकते हैं। इससे जो कागज़ है उसमें बचत का ऑप्शन आपके पास है। दूसरी बात, कागज़ जो बचाने की बात यहाँ कही गई है तो वृक्षारोपण की दृष्टि से ये कही गई है। पर्यावरण संतुलन की बात भी यहाँ इसमें आप जोड़ सकते हैं। वनों को काटने से जो होने वाले नुकसान हैं वो भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं। और जो गैसें हैं वातावरण में पाई जाने वाली, उनमें जो संतुलन है वो भी इससे डायरेक्ट संबंध रखता है। उसके अलावा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको हम स्थिर बनाए रखने के लिए या फिर उसमें जो समायोजन है वो बनाए रखने के लिए भी यहाँ कागज़ बचा सकते हैं। उसके बाद वाला प्रश्न है हमारा, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है। इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आवेशित गुब्बारा है दूसरे अनावेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करेगा, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे को आकर्षित करेगा। यहाँ जो समान समान आवेश होते हैं उनमें तो प्रतिकर्षण होता है और जो असमान आवेश है उनमें हमारा आकर्षण होता है। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया है। इसका मतलब दोनों के ऊपर जो आवेश है वो बिल्कुल समान था। दूसरा, एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया है। यहाँ भी दोनों में आवेश समान था, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। इसके अलावा आवेशित जो गुब्बारा है उसने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। इसका मतलब है दोनों में जो आवेश है, चार्ज है, वो विपरीत है, जिससे कि ये आकर्षण की प्रक्रिया हुई। यहाँ पर एक मान्यता है कि जो रेशम है, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ है वो धनावेशित हो जाती है, ये मान्यता है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। और ये जो इष्टा वाला प्रयोग है ये आप देख लेना, आवेश स्थानांतरण का, ये परीक्षा में आने की संभावना है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ, तारामंडल क्या होता है, कि नहीं दो तारामंडलों के नाम बताइए। तो तारामंडल की हम यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ हम आ चुके हैं कि तारामंडल की परिभाषा क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो कि पहचाने जाने योग्य जो आकृतियाँ हैं उनके समूह को हम तारामंडल कहते हैं। तारामंडल उन्हीं को कहेंगे जो आकृतियाँ पहचानी जा सके। वैसे तो बहुत सारे तारे होते हैं, टिमटिमाते हैं, लेकिन वो पहचान में नहीं आते, तो उनको हम तारामंडल नाम नहीं देंगे। तो प्राचीन काल में मनुष्य ने आकाश में तारों की पहचान के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की थी। तो यहाँ पर रात्रि में हमको निम्न प्रकार के जो तारामंडल है वो शो होंगे। इसमें मुख्य रूप से देखिए, पहला है ग्रेट बियर, दूसरा है ओरायन, तीसरा है कैसियोपिया और चौथा है लियो मेजर। यहाँ आपको केवल नाम पूछा है, इसलिए आप नाम लिख दीजिएगा चारों में से किसी दो का। यहाँ पर देखिए, जो ग्रेट बियर है, ग्रेट बियर है, यहाँ इसकी जो आकृति है वो चम्मच के समान होगी। ओरायन की आकृति है वो शिकारी के समान होगी। और जो कैसियोपिया है उसकी जो आकृति है वो बैठी हुई जो स्त्री है उसके समान होगी, कुर्सी के समान होगी। और जो लियो मेजर है वो एक शेर की तरह दिखाई देगा। तो ये चारों के चारों तारामंडल आप याद रखेंगे, जिससे कि परीक्षा में चाहे कोई सा भी आए उनमें आप करके
आ पाओ। तो ये कुछ तारामंडल हैं जो रात्रि में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है, यदि गेहूं को खरीफ फसल में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। खरपतवार क्या होती है, उसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे? तो दोनों के दोनों प्रश्न हम साथ सोल्व करने वाले हैं। छात्रों, ये प्रश्न बड़ा है तो आप इसमें ध्यान ये रखेंगे कि गेहूं को यहाँ बोया जा रहा है खरीफ की फसल के रूप में, और आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो उदाहरण है गेहूं, वो है रबी की फसल का। तो देखिए, गेहूं है वो शीत ऋतु में उगाया जाता है, उसको सर्दी की आवश्यकता होती है पकने के लिए, हल्की धूप की आवश्यकता होती है। जबकि जो खरीफ की फसल है वो गर्मी की फसल होती है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है इनको। और यहाँ पर जो वातावरण की जो कंडीशन है उनमें विभिन्नता आ जाएगी, इससे जो फसल है वो हमारी सही तरीके से पकेगी नहीं। यदि पक भी जाएगी तो जो पोषक तत्व है उनका इसमें कमी हो जाएगी। यहाँ आप खरीफ और रबी की जो फसलें हैं वो आप नोट कर लीजिएगा, इनके उदाहरण पूछे जाते हैं एबेसैडे में भी। उसके बाद में अगला जो प्रश्न था हमारा खरपतवार वाला, यहाँ पर इसके साथ साथ आप जो आधारिक फसल पद्धतियाँ हैं उनका भी आप ध्यान रखेंगे। सात है तो सात, ये क्रम इनका ध्यान रखना है। क्रम से ये पूछी जाती है। कभी कभार प्रश्न ऐसा आता है कि इनका क्रम बिगाड़ दिया जाता है और छात्र से पूछा जाता है कि इसको सही क्रम में आप सेट कीजिए। तो ये यहाँ पर हमको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है यहाँ खरपतवार, तो सबसे पहले तो हम जो खरपतवार है उसकी परिभाषा देखेंगे। खरपतवार होती क्या है? खरपतवार वो होती है जो पौधे फसल के साथ साथ अनावश्यक रूप से उग आते हैं, और जो फसल को हम पानी देते हैं वो उन पानी में भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो यहाँ आप परिभाषा देख पा रहे होंगे कि खेत में कई अवांछित पौधे फसल के साथ उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार हटाने को हम क्या कहेंगे? निराई कहेंगे। खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया है वो निराई कहलाती है। पुराने समय में जो खरपतवार है उसको हाथ के द्वारा हटाया जाता था, और लेकिन आज जो है वो स्पेशल टेक्निक आ चुकी है। तो यहाँ खरपतवार प्रभावित कैसे करती है? तो खरपतवार जो है जल, पोषक तत्व, जगह और प्रकाश की स्पर्धा करके पौधों के ऊपर प्रभाव डालती है, और मनुष्य और पशुओं के लिए भी विषैली हो सकती है। खरपतवार नियंत्रण हम किस प्रकार से करें? इसके लिए हमें खरपतवार नाशी का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ देखिए, खरपतवार नाशी वो होते हैं जिनसे हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2,4-D एक खरपतवार नाशी का नाम है जो फवारे के रूप में छिड़का जाता है। इससे जो फसल है उसमें जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाती है। लेकिन ये जो खरपतवार नाशी है इनका एक मिस यूज भी है। मिस यूज हम यहाँ कह देंगे, या फिर हानिकारक प्रभाव हम यहाँ कह देंगे, क्योंकि जो फसल यदि खरपतवार नाशी के छिड़काव की हुई फसल को यदि जानवर खा लेते हैं तो उसमें भी हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये बात भी आप लिख दोगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल तथा आवर्ती बताइए। और साथ ही हम जो ब का प्रश्न है वो भी देखेंगे कि शोर और संगीत में क्या अंतर है, और शोर संगीत है वो शोर कब बन जाता है। तो यहाँ हम पहले जो आंकिक प्रश्न है वो हल कर लेते हैं।
देखो ये जो प्रश्न हमने बोर्ड पे हल किया है, इसमें सबसे पहले आवर्ती है तो उसकी परिभाषा देख लेते हैं। प्रति सेकंड होने वाले जो दोलन हैं उनकी संख्या आवर्ती कहलाती है। उसके बाद में इसका जो मात्रक है वो हर्ट्ज होता है, और आवर्तकाल क्या होता है, ये आवर्ती का उल्टा होता है। तो यहाँ प्रश्न में जो दिखाया गया है 4 सेकंड में 40 बार दोलन कर रहा है, तो इसकी आवर्ती आ जाएगी 40/4 इजिक्वल टू 10 हर्ट्ज आ जाएगी। 10 हर्ट्ज या फिर कंपन प्रति सेकंड या फिर दोलन प्रति सेकंड, ये यहाँ पर आ जाएगी आवर्ती। अब आवर्तकाल की बात कर लेते हैं। तो आवर्तकाल है वो आवर्ती का उल्टा होता है, और जो आवर्तकाल है वो समय है, तो इसका मात्रक यहाँ सेकंड होगा। तो आवर्तकाल यहाँ पर आ जाएगा 1/10 सेकंड। ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ये परीक्षा में आने की संभावना 90% से ऊपर है, क्योंकि हमारी जो बुक है विज्ञान की उसमें 1 या 2 न्यूमेरिकल प्रश्न बनने की संभावना है, उसमें एक ये है। इसी पाठ में जो आवर्ती वाला पोर्शन है, श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य आवर्ती, वो भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अलग अलग प्रकार की आवर्तियाँ हैं, 3 प्रकार की, तो आप उनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद में शोर और संगीत में अंतर हम यहाँ बताएंगे आपको कि कोई कोई आवाज़ें तो ऐसी होती है जो हमको अच्छी लगती है। जैसे हम गाने सुनते हैं, और गाने हम एक विशेष आवाज़ में सुनते हैं। किसी को तेज़ आवाज़ में भी गाने सुनने पसंद हैं, लेकिन उसकी भी एक आवर्ती होती है। आस पड़ोस में यदि निर्माण कार्य चल रहा हो तो वहाँ से भी अनेक प्रकार की ध्वनियाँ आती है। बस और ट्रक की जो ध्वनियाँ हैं वो कई बार तो अच्छी लगती है, लेकिन यदि आवश्यकता से ज़्यादा तेज़ यदि बजे तो वो शोर की श्रेणी में आ जाती है। कई बार तो जो कक्षा में विद्यार्थी बात करते रहते हैं वो भी एक तरीके का शोर है। दूसरी ओर जब वाद्य यंत्र की जो ध्वनियाँ हैं वो हमको सुस्वर लगती है, अच्छी लगती है, और वो जब तक ही अच्छी लगती है जब तक वो ज़्यादा प्रबल न हो जाए। तो यहाँ पर हम एक नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो हमको कर्णप्रिय लगेगी वो तो हमको संगीत की श्रेणी में रखना है, और वे सारी की सारी ध्वनियाँ जो हमको कर्ण के लिए अच्छी नहीं है, जो हमारे कान को पसंद नहीं है, या फिर जिसको सुनने से कान में कोई क्षति या नुकसान होता है, तो वो सारी की सारी जो ध्वनियाँ हैं वो यहाँ शोर की श्रेणी में हम रख लेंगे। उसके बाद में शोर प्रदूषण। शोर प्रदूषण में हम शामिल कर सकते हैं जैसे वाहनों की ध्वनि है, विस्फोट है पटाखों का, मशीन है, लाउड स्पीकर है, ऊंची आवाज़ में रेडियो और ट्रांजिस्टर, टीवी आदि के आवाज़ है, रसोई घर में कुछ उपकरण हैं, कूलर की आवाज़ है और एसी की आवाज़ है, ये सारे के सारे शोर के लिए उत्तरदायी है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई शोर से हानियाँ क्या होंगी। तो शोर से जो हानियाँ होंगी वो अनिद्रा, अति तनाव, चिंता, स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी हो सकती है, कई विकार उत्पन्न हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन यहाँ हो सकता है। इंजन और यातायात के जो साधन हैं उनमें हमको साइलेंसर काम में लेना चाहिए, जिससे कि जो शोर है उसको कंट्रोल किया जा सके। जो गवर्नमेंट है उनको भी शोर को नियंत्रण करने के ज़्यादा से ज़्यादा टाइट रूल बनाने चाहिए, जिससे कि जो ध्वनि प्रदूषण है वो रुक सके। तो यहाँ पर जो ध्वनि प्रदूषण है उसमें जो शोर की श्रेणी में आने वाले सारे के सारे जो साधन हैं वो यहाँ हम काउंट कर लेंगे। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ मैं आपको बताऊं कि
तीन प्रकार की जो आवृत्ति है, श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य, इनको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1% इनमें से आपको 101% मिलेगा, ये मेरा आइडिया है। तो छात्रों, ये पेपर कैसा लगा समझ में? यदि समझ में कुछ कम आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही आपको वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आप अन्य साथियों तक पहुंचाएंगे तो उनको भी इसको समझने में सहायता मिलेगी, जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करने में उनको सहायता मिलेगी। तो मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ, और जो ये मॉडल पेपर है ये आपकी हम सहायता कर सकें इसलिए हम बना रहे हैं। ये कंप्लीट बोर्ड पैटर्न पे आधारित है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।